नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। हम चर्चा कर रहे थे व्यापार नीति की और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं संरक्षणवाद के। तो संरक्षणवाद के पक्ष में आर्थिक तर्कों की चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला तर्क है आर्थिक तर्कों में शिशु उद्योग तर्क। शायद यह सबसे पुराना और साथ ही संरक्षण के लिए सबसे ठोस तर्क जो है वो शिशु उद्योग तर्क है। जब उद्योग पहली बार स्थापित होगा तो इसकी लागत अधिक होगी। अपनी शैशव अवस्था में पैमाने की मित्रताओं को पाने में वह असमर्थ होगा, अपरिपक्व होगा। श्रमिक भी अनुभवहीन होते हैं और कम कुशल भी होते हैं। यदि ऐसी स्थिति में इस शिशु उद्योग को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति दी जाए तो निश्चित रूप से अन्य देशों के पहले से स्थापित उद्योगों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहेगा और यह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार एक शिशु उद्योग को एक अस्थायी संरक्षण की आवश्यकता होती है और समय के साथ कुछ सीखने के प्रभाव का अनुभव करके ये अपने आप को स्थायी मजबूत बना लेगा। किसी उद्योग को विकसित करने के समय को देखते हुए काफ़ी संभावना है कि निकट भविष्य में यह तुलनात्मक लाभ विकसित करने में सक्षम होगा तथा तब यह विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेगा और संरक्षण के बिना जीवित रह सकेगा। यह कथन कुछ इस तरह से है कि पहले बच्चों की देखभाल करें और बच्चों की रक्षा करें और जब ये वयस्क हो जाएं तो इनको मुक्त छोड़ दें। एक बार एक शिशु उद्योग परिपक्व हो जाता है तो यह प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। प्रतिस्पर्धा से उसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी में भी सुधार होता है। एक बार दक्षता प्राप्त होने के बाद संरक्षण वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार एक अविकसित देश में तेजी से औद्योगिकरण के प्रयास के लिए कुछ उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता शुरुआत में हो सकती है। हालांकि वास्तविक व्यवहार में शिशु उद्योग तक यहाँ तक कि कम विकसित देशों में भी कुछ शक्ति खो देता है या वो व्यावहारिक नहीं होता है। कुछ अर्थशास्त्री कुछ शिशु उद्योगों के संरक्षण के बजाय उत्पाद सब्सिडी देने का सुझाव देते हैं, क्योंकि एक बार उद्योग को दी गई सुरक्षा या संरक्षण लंबे समय तक जारी रखनी पड़ती है। दूसरी ओर सब्सिडी एक अस्थायी उपाय है, क्योंकि अगले वर्ष में इसको जारी रखने के लिए विधायिका या संसद की मंजूरी की लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सब्सिडी पर व्यय जो होता है वो वित्तीय लेखा परीक्षा के अधीन होता है, यानी कि उसकी लेखा परीक्षा होती है। इस प्रकार से सुरक्षा या जो संरक्षण हम दे रहे हैं शिशु उद्योग को, एक गिफ्ट या उपहार की तरह होता है। दूसरा जो है संरक्षण या संरक्षित उद्योगों की आत्मनिर्भरता को रोक देता है, यानी कि वो निराश्रित या पराश्रित ही बने रहते हैं। एक बार सुरक्षा कवच प्रदान करने के बाद परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी इसको वापस लेना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि शिशु उद्योग परिपक्व होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन पाते रहते हैं, यानी कि वो उनको जो संरक्षण प्राप्त है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे शब्दों में शिशु उद्योग टैरिफ और अन्य देशों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। तीसरा जो तर्क है कि संभावित तुलनात्मक लाभ वाले उद्योगों की पहचान करना कठिन होता है। तो बचपने में किसी भी बच्चा क्या बनेगा उसकी संभावना मुश्किल होती है, उसी तरीके से शिशु उद्योग के बारे में समझना भी मुश्किल होता है। परिपक्वता या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किसी उद्योग द्वारा 5 से 10 साल की समयावधि की आवश्यकता हो सकती है। इन परिस्थितियों में शिशु उद्योग तर्क जो है वो अपना महत्व खो देता है। हालांकि आलोचना में सब्सिडी की बजाय टैरिफ के माध्यम से कम विकसित देशों में उद्योगों का संरक्षण प्रदान करने के तर्क कर उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर उनको विकास करने का मौका देने से नहीं रोकती है। नेक्स्ट तर्क है विविधता का तर्क। चूँकि मुक्त व्यापार विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है और संरक्षित व्यापार विविध औद्योगिक संरचना को बढ़ावा देता है। संरक्षणात्मक उपायों के माध्यम से नए और विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करके एक देश उत्पादन के संबंध में अपने जोखिम को कम कर सकता है, यानी कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम कर सकता है। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत उत्पादन में संकीर्ण विशेषज्ञता की ओर ले जाता है, यानी कि आप केवल और केवल कुछ उत्पादों का उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हो जिनमें आपको तुलनात्मक लाभ है और बाकी दूसरे देशों से आयात करने पर जोर देते हो। इस तरह की विशेषज्ञता न केवल आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वांछनीय है, यानी कि असंतुलित विकास होता है उससे, और यह जोखिम भरा विचार भी है। कुछ देशों द्वारा कुछ उत्पादों के उत्पादन में दक्षता या एफिशिएंसी के कारण, जैसे कि ब्राज़ील की कॉफ़ी, न्यूजीलैंड का दूध उत्पाद, मध्य पूर्व देशों के तेल उत्पाद के कारण ये देश इन उत्पादों पर अपने अत्यधिक निर्भर हो गए हैं और जब इनकी भाव डाउन हो जाते हैं तो यह स्थितियाँ इनकी खराब हो जाती हैं। यदि युद्ध छिड़ जाता है, यदि देशों के बीच राजनीतिक संबंध खराब हो जाते हैं, यदि उत्पाद विदेशी मांग बाजार में उनकी मांग में कमी आ जाती है तो इन उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो जाती है।
इन सब में ऊपर यह है कि एक असंतुलित औद्योगिक विकास राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहता है। संरक्षण इस समस्या का जवाब है। एक सरकार विभिन्न उद्योगों को संरक्षणात्मक उपायों के माध्यम से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हालांकि प्रतिवाद या इसका विवाद चलता रहता है। उचित लागत पर विविधीकृत उत्पादन करने के लिए अर्थशास्त्र की बजाय राजनीति उद्योगों के चयन की कसौटी होनी चाहिए कि कौन से उद्योग हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे देश की पॉलिटिक्स यानी कि हमारे राजनेताओं द्वारा, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि कौन से देशों के साथ हमारे संबंध भविष्य में खराब हो सकते हैं और उनसे हमारे आयात बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार का तर्क। तो संरक्षण रोजगार के स्तर को बढ़ा सकता है। जो प्रशुल्क लगता है, टैरिफ लगता है, उससे आयात कम हो सकते हैं क्योंकि महंगे हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग फलते फूलते हैं। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन उद्योगों यानी कि जो हम माल दूसरे देशों से बना रहे हैं उन मालों को हमारे देश में ही उद्योग लगा करके पैदा करना शुरू कर देते हैं, उनका विकास होता है। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की रणनीति विदेशी उद्योगों की कीमत पर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती है, यानी कि जो हमारे आयात थे उनको वहाँ से मंगाने के बजाय हमारे देश के उद्योग लगाकर उन्हीं से ही पैदा करना। इस प्रकार संरचनात्मक नीति के तहत रोजगार की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। संक्षेप में टैरिफ आयात प्रतिस्पर्धा और आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करता है और ऐसा निवेश रोजगार में बहुगुणीय वृद्धि पैदा करता है। लेकिन आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की रणनीति का अनुसरण करते हुए आयात में कटौती से अंततः हमारे निर्यात में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि हम दूसरे के आयात कम करेंगे तो वो हमारे आयात भी कम कर देगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन का तर्क, यानी कि भुगतान संतुलन में घाटे को आयात में कटौती करके ठीक किया जा सकता है। हालांकि टैरिफ की दर में वृद्धि करके आयात में गिरावट आएगी, लेकिन जब ही हो सकता है जबकि सामने वाला जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है, व्यापारिक भागीदार देश है, वो निर्यात पर टैरिफ नहीं लगाए और बदला नहीं ले। हालांकि यदि भुगतान संतुलन का संकट गंभीर है और बहुत पुराना है तो टैरिफ के माध्यम से आयात प्रतिबंध लगाना अनावश्यक हो जाता है, वो काम नहीं करता है। टैरिफ की इस और जुड़ी हुई अन्य समस्याओं के मद्देनजर ये कहा जाता है कि टैरिफ जो है दूसरी अच्छी नीति है, फर्स्ट पॉलिसी नहीं हो सकती है, सेकंड बेस्ट पॉलिसी है। नेक्स्ट तर्क है एंटी डंपिंग तर्क। आमतौर पर हम कम लागत वाले देशों की फर्मों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, सुनते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा का एक विशेष रूप है डंपिंग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समझौते द्वारा या WTO द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। डंपिंग एक मूल्य विभेद होता है और इसका एक रूप होता है जो व्यापार में किया जाता है। डंपिंग तब होता है जब कोई देश किसी उत्पाद या वस्तु को विदेशी बाजार में तो प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होने के कारण कम कीमत पर बेच रहा है और उसी वस्तु को अपने घरेलू बाजार में एकाधिकार की शक्ति के कारण ऊंची कीमत पर बेचता है। तो डंपिंग का सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई देश किसी चीज़ को अपने देश में तो महंगी बेच रहा है और दूसरे देश में सस्ती बेच रहा है। दूसरे शब्दों में डंपिंग एक तरह से निर्यात वस्तुओं को दी जाने वाली सब्सिडी है। तो टैरिफ लगा करके इस प्रकार के अनुचित व्यवहार को रोका जा सकता है, अन्यथा डंप किए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्योग के श्रमिकों और फर्मों को भारी हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट तर्क है रणनीतिक व्यापार लाभ का तर्क। यह तर्क दिया जाता है कि टैरिफ और अन्य आयात प्रतिबंध कुछ नए उत्पादों के उत्पादन में एक रणनीतिक लाभ पैदा करते हैं, जिनमें कुछ शुद्ध लाभ पैदा करने की क्षमता भविष्य में होती है। कुछ बड़ी फर्में हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादन की मितव्यताओं के कारण नई फर्मों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है। इस प्रकार इन बड़ी फर्मों ने लंबे समय में शुद्ध लाभ प्राप्त किया है, जिससे दौरान नई फर्मों को इन स्थापित बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। इस प्रकार बड़े पैमाने की मितव्यताएं खुद नई फर्मों को प्रवेश को रोक देती हैं। लेकिन जहाँ तक नए उत्पादों का संबंध है, नए प्रोडक्ट का मामला है, एक नई फर्म इन उत्पादों का विकास कर सकती है और उनको बिक्री कर सकती है, विपणन कर सकती है और पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकती है। अंततः नए उत्पादों का निर्माण करने वाली सफल नई कंपनियां उद्योगों की कुछ स्थापित फर्मों में से एक बन सकती हैं और भविष्य के लिए संभावना दिखाने वाली नई फर्मों को संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि घरेलू बाजार में संरक्षण इस संभावना को बढ़ाता है कि संरक्षित घरेलू फर्मों में से एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित फर्मों में से एक बन जाएगी तो सुरक्षा लाभदायक है। तो सीधा सा मामला यह है रणनीति का कि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी ये संभावना है कि फ्यूचर में ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी और एक
बड़ी कंपनी बन के दुनिया भर में अपना मार्केट फैला लेगी तो उसको कोई देश जिसमें वो बनी हुई है वहाँ उसका देश उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको संरक्षण देगा। नेक्स्ट है गैर आर्थिक तर्क। इसमें पहला तर्क है राष्ट्रीय रक्षा तर्क, यानी कि नेशनल डिफेंस की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो जन्मजात अक्षम या इनएफिशिएंट हो सकते हैं और कई कारणों से उनकी लागतें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उनको संरक्षित किया जाना जरूरी होता है। यह तर्क राष्ट्रीय रक्षा वस्तुओं या आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर लागू हो सकता है। तो रक्षा वस्तुएं तो कौन सी है? गोली, बंदूक, बारूद और हथियार वगैरह, और खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें अपने अनाज, दालें, राशन पानी का सामान है वो सब। तो ऐसे उद्योगों में लागत चाहे जो भी हो, रक्षा उद्योग के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ मामला कीमत से बजाय रक्षा का है। इसी तरीके से बुनियादी खाद्य पदार्थों साथ ही रक्षा उत्पादों की आपूर्ति के लिए विदेशी लोगों पर निर्भर रहना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। हालांकि इस तर्क के खिलाफ भी आपत्तियों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि रक्षा उद्योग की वस्तुओं के रूप में किसी विशेष वस्तु की पहचान करना एक कठिन काम है, क्योंकि हमने देखा है कि लहसुन से लेकर कपड़ा उद्योग तक रक्षा आधार पर सुरक्षा के लिए कई उद्योग लगाए गए हैं। इस तरीके से कैंडल निर्माण, आपातकाल में प्रकाश व्यवस्था के लिए टूथपिक निर्माता, सैनिकों के लिए अच्छी दंत स्वच्छता रखने के लिए ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर सुरक्षा की मांग की है। एक राष्ट्र जो टैरिफ सुरक्षा के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करता है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार टैरिफ दूसरा सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है संरक्षण के विरुद्ध कौन से तर्क हैं कि संरक्षण को क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो संरक्षण के कुछ दुष्प्रभाव या स्पिल ओवर प्रभाव है। इसका मतलब यह है कि संरक्षण अर्थव्यवस्था पर कुछ अवांछनीय प्रभाव पैदा करता है और संरक्षण के मूल उद्देश्य को संरक्षण के अलावा अन्य प्रत्यक्ष उपायों द्वारा बिना इन दुष्प्रभावों के प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि संरक्षण कभी भी एक दूसरे सर्वोत्तम समाधान से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि इसको सेकेंड बेस्ट सॉल्यूशन कहा जाता है, फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं है ये। सबसे पहले संरक्षण उत्पादन में तुलनात्मक लाभों को खत्म करता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई देश टैरिफ लगाता है तो उत्पादन में विशेषज्ञता को खो सकता है। ये सभी व्यापार के संकुचन या सिकुड़न को जन्म देते हैं। दूसरे, समाज पर एक लागत लगाता है, क्योंकि उपभोक्ता उच्च मूल्य पर वस्तुएं खरीदते हैं जिनको वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से सस्ते में खरीद सकता था। तीसरा, अक्सर कमजोर घटते हुए उद्योग जिनके पास कोई संभावित भविष्य नहीं है वे भी अर्थव्यवस्था में सुरक्षात्मक छतरी के नीचे चलते रहते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन मिला रहता है और वो चलते रहते हैं, जबकि उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए तो नष्ट हो जाएंगे। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव अक्सर बढ़ जाता है जब खासतौर पर टैरिफ युद्ध शुरू होता है, यानी कि देश आपस में एक दूसरे की वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी बढ़ जाता है। तो आमतौर पर एक देश टैरिफ लगाने वाले देश से अपने आयात पर शुल्क लगाकर प्रतिशोध या बदला लेता है। इस प्रकार प्रतिशोधात्मक रवैये, यानी कि अपने पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति जब चालू हो जाती है और वो बनी रहती है तो संरक्षण के लाभ समाप्त हो जाते हैं, प्रोटेक्शन के लाभ समाप्त हो जाते हैं। और अंत में संरक्षण जो है वो सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ा देता है व्यापार में, उससे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता है। और व्यापार प्रतिबंधों में वृद्धि का अर्थ है सरकारी गतिविधियों का विस्तार और इसलिए प्रशासनिक लागतों में वृद्धि। और नौकरशाही अंततः भ्रष्टाचार को पनपाती और उसमें तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। तो ये है निष्कर्ष के रूप में अब देखते हैं कि कौन सी नीति सही है। तो मुक्त व्यापार का शास्त्रीय स्वर्णयुग या प्राचीन स्वर्णयुग अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मुक्त व्यापार की अवधारणा को त्यागा नहीं गया है, क्योंकि दीर्घ काल में देखा जाए तो मुक्त व्यापारी सबसे अच्छी नीति है, उसकी सफल होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। संरक्षण जो है वो अल्पकालिक उपाय है। इस प्रकार सार्वजनिक नीति के लिए किसी देश के लिए मुद्दा इन दो दृष्टिकोणों का एक ऐसा अच्छा सामंजस्य तैयार करना है ताकि व्यापार के लाभ, चाहे वो स्वतंत्र व्यापार के हों या प्रतिबंधित व्यापार के, दोनों को अधिकतम प्राप्त किया जा सके। हाल के समय में जुलाई 2008 में अधिकांश देश, लगभग दुनिया के 153 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने हुए हैं, जो कि प्रतिबंधित व्यापार की तुलना में अधिक मुफ्त या फ्री व्यापार के पक्षधर हैं। इस विचार ने डंकल ड्राफ्ट और टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता, यानी कि गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में गति पकड़ी है। और दोनों, यानी कि गेट जो 1995 में ख़त्म हो चुका है और उसके बाद में स्थापित हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। तो इन दोनों के उद्देश्य क्या है? प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म करके मुक्त व्यापार का स्थापना करना, यानी कि व्यापार का उदारीकरण करना। तो अब जो है प्रतिबंध भी हैं और कुछ लिमिटेशंस के साथ में फ्री ट्रेड भी है। तो इस तरह से दोनों की मिश्रित नीति देश के लिए फायदेमंद होती है। तो ये आपका व्यापारिक नीतियों का चैप्टर हुआ पूरा। धन्यवाद।